हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो आज बात करते हैं 11th फिजिक्स की। कुछ बीमास के बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जो दी गई बीमा दिखाई दे रही 1 से लेकर 15 बीमाएं, इनके बारे में जानेंगे। यह सबसे पहले मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं की जरूरत पड़ती है। एक तो ये कंपटीशन में आते हैं, एक आपको इनसे यह पता चलता है इनका फॉर्मूले के बेस पे इनका मात्रक और इनसे संबंधित बीमा। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और क्लियर होते ही जितने भी चैप्टर हैं, कोई ना कोई किसी की परिभाषा, किसी का मात्रक, किसी की बीमा पूछ लेते हैं आपसे। तो धीरे धीरे समझते बढ़ते हैं आगे और धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। सबसे पहला पार्ट लेते हैं बल नियतांक, जिसको के से निरूपित कर रखा है। यह जो टॉपिक है, यह एसएचएम होता है ना, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका मतलब होता है सरल आवर्त गति, उस चैप्टर से संबंधित है। तब ये जाके क्लियर होगा। और इनके बारे में मैं थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूं। इसका जो मान होता है वो होता है बलीयतांक, होता है एफ समानुपाती अक्ष, एफ बराबर के अक्ष। और कई जगह माइनस चिन्ह भी आता है। माइनस चिन्ह इस बात को व्यक्त करता है कि जिस दिशा में बल लग रहा है वो उसी दिशा का विरोध करती है। जैसे ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर आपने देखा होगा जंजीर लगी होती है। इस जंजीर के अंदर 5 kg वजन लगा रखा है। तो ये क्या, स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न होगा, ये जंजीर खींची जाएगी, इस जंजीर में लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। और जैसे ये जंजीर क्या करेंगे, इस वजन उठा लेंगे, यह जंजीर अपनी अवस्था में आ जाएगी। तो ये जंजीर की जो लंबाई है ये विरोध करती है बल का, यह हटाने का प्रयास करती है। तो इस व्यक्त से मान करते हैं माइनस। तब आप कह रहे हो कि ए बराबर माइनस के एस, और के है यह प्रत्यानयन बल का नियतांक भी बोलते हैं। नियतांक। तो अब ध्यान से देखिए कि के को आपको मान लिखना है, तो के बराबर एफ इंटू अक्ष। अब आपको के का मान चाहिए, बल नियतांक के, एफ इंटू अक्ष। एफ का मात्रक होता है न्यूटन, अक्ष का मात्रक होता है मीटर। तो या तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर की घात -1। अब इसकी जब बीमा ज्ञात करते हैं तो यह आ जाएगी एम, न्यूटन की लिखेंगे m1 L1 टी की पावर -2, और मीटर की जब लिखेंगे वो होगी L की घात -1। अब आप ध्यान से देखिए, L1 की घात -1 और L1 कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली इस तरह से न है तो इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हो। तो ये हो जाएगा m1 L की घात 0 टी की घात -2। यह आपकी बल नियतांक हो गई। यह एक अदिश राशि है। बल नियतांक क्या, एक अदिश राशि है। यह विमा किससे संबंधित आ रही है? पृष्ठ तनाव से संबंधित आ रही है। पृष्ठ तनाव का भी क्या फॉर्मूला था, टी बराबर एफ इंटू एल। इसका मात्रक भी था न्यूटन इंटू मीटर, या लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर का इनवर्स। तो टेंशन की जो विमा है वो यह आ जाएगी m1 L1 टी की घात -2 इंटू L1। तो आप देखिए L1 से L1 कैंसिल हो रहा है, ये विमा आ जाएगी m1 L की घात 0 टी की घात -2। तो इसका मतलब ये हो गया कि बल नियतांक और पृष्ठ तनाव दोनों की विमाएं आपस में बराबर होती हैं। एक में तो लंबाई के ऊपर बल लगता है और एक अक्ष होती है जो उसकी खिंचाव या उसकी जो दूरी है उसी गति का वो विरोध करती है। यह आ गया आपका बल नियतांक। अब बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक y। यह भी एक नया टॉपिक है। यह प्रत्यास्थता चैप्टर के अंदर है। 10वां जो चैप्टर है 11th साइंस के अंदर, उसी में संबंधित ये चैप्टर है प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको y से व्यक्त करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है आखिरकार। यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बल नियतांक। आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, बिंदु नंबर 2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें तो y बराबर एफ इंटू ए होता है। और वैसे हिंदी में जब लिखें तो आप ये लिख सकते हो y बराबर प्रतिबल बट्टा विकृति, और प्रतिबल की जो विमा होगी वो बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। और विकृति की विमा होती है विमाहीन राशि। तो अब आपके पास में जो y की विमा आ जाएगी वो हो जाएगी बल बट्टा क्षेत्रफल, और बल की जो विमा है वो m1 L1 टी की पावर -2, क्षेत्रफल की है L की घात 2।
तो जब आप इस संख्या को काटोगे L1 से L2 तो ये 1 बचेगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगी M1 L की घात -1 और T की घात -2। ये आपकी विमा हो गई प्रत्यास्थता गुणांक y और दाब की विमा ये समान होती हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाए प्रत्यास्थता गुणांक और दाब की विमा में क्या अंतर है, तो इनकी दोनों की विमाएं बराबर होती हैं। प्रत्यास्थता तो यह होता है कि एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, यह y से व्यक्त किया जाता है। और विकृति एक विमाहीन राशि है, विकृति की कोई विमा नहीं होती है। लंबाई वास्तविक लंबाई बटा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई का मात्रक भी मीटर, वास्तविक लंबाई में परिवर्तन है वो भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल होकर विमाहीन राशि हो जाएगी। अब बात करते हैं विकृति। तो तीसरी जो विकृति की विमा है वो क्या है, विकृति की जो विमा है इसका कोई तो मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होती है और विमाहीन होती है। इनका क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन, वास्तविक लंबाई। अब आपको पता है लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, वास्तविक लंबाई के मात्रक में जो परिवर्तन है वो भी मीटर होता है, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगी, तो m0 L0 T की घात 0 ये आपके पास विमा आ जाएगी। इसका पार्ट हो जाएगा विकृति। अब नंबर 4 पे बात करते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता की जब विमा ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगी वेग बटा दूरी। प्रवणता जहाँ भी नाम आए वो ये बात करना है कि दूरी से व्यक्त करते हैं और ये एक सदिश राशि, ये याद रखना आपको। तो अब आप इसकी जब विमा ज्ञात करें तो वेग जो आप ज्ञात करते थे दूरी इंटू समय, और ये प्रवणता का भी मात्रक हो जाएगा दूरी, तो ये हो जाएगा वेग बटा दूरी। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 वेग प्रवणता, इसका सूत्र हो जाता है वेग बटा दूरी। अब देखिए ध्यान से, वेग की विमा जब मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो या तो इसके मात्रक हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड और इसका मात्रक हो जाता है मीटर। ध्यान से देखिए, ये मीटर से मीटर कैंसिल तो क्या जाता है 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। अब इसकी जो विमा ज्ञात करते हैं वेग प्रवणता की, ये हो जाएगा वेग बटा समय, तो वेग की हो जाएगी L1 T की घात -1 और ये हो जाएगी L1, ये कैंसल T की घात -1। जब इसकी विमा कंप्लीट लिखोगे तो यह जाएगा m0 L की घात 0 T की घात -1, ये आपकी हो जाएगी वेग प्रवणता, वेग बटा दूरी। अब बात करते हैं आवर्ती। आवर्ती तरंग दैर्ध्य, इन चीज के बारे में समझते हैं, या आवर्तकाल, एक आवर्तकाल के बारे में भी देखते हैं। इन थोड़ा का समझ लेना, इस डायग्राम से मैं समझा रहा हूं आपको अच्छे से। ये एक साइन जक्रिय का फलन है, यहां तक ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये 0 से चलकर T/2 T तक फलन है और ये समय को निरूपित करता है T से, और ये आप कर सकते हो I से, और इस पार्ट का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आयाम। अब ध्यान से देखिए डायग्राम को। आवर्तकाल की पहले परिभाषा देखते हैं कि जब कोई कण यहां से चलकर और इस दूरी को तय कर और कहां तक जाता है T तक, जब कोई पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट या कोई भी कण मूल बिंदु से चलकर और एक चक्कर लगने में जितना जो समय लगता है, मतलब एक कोई कण है वो T तक पहुंचता है धीरे धीरे, जितना उसमें जो समय लगता है उस समय को अपन व्यक्त करते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल को कैपिटल T से व्यक्त किया जाता है, इसका मतलब होता है कैपिटल T। तो इसकी जब विमा हो जाएगी तो ये हो जाएगी T1। अब बात करते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब हो गया कि 1 सेकंड है या 1 मिनट है या 30 सेकंड है, जितना दिया गया समय में चक्रों की जो संख्या होती है। अब ये कण है, मैंने कहा कि ये 30 सेकंड में कितने चक्रों की संख्या गति करती है, तो ये सपोज करो 1 2 3
4, 5 कंपन बटा समय, कितनी बार कंपन हो रहा है कण में, वो आपकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति को म्यू से भी व्यक्त कर सकते हो, बार से भी व्यक्त कर सकते हो, एफ फ्रीक्वेंसी एफ से भी व्यक्त कर सकते हो। ये होगी आवृत्ति। आवृत्ति आवर्तकाल का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। तो कहने का मतलब आवृत्ति आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आवर्तकाल का मान ज्यादा होगा, आवर्ती का मान कम होगा, आवर्ती का मान ज्यादा है तो आवर्तकाल का मान कम होगा। जैसे आप देखते हो कई बार कि देखिए ध्यान से, आवर्ती बराबर 1/t आवर्तकाल। अब टी को व्यक्त करते हैं ध्यान से 1/v, एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए तरंग दैर्घ्य, तो आवर्तकाल की जो विमा है वो तो है t1, और आवर्ती की जो विमा है वो क्या हो जाएगी 1/t। तो ये 1/t हो जाएगा तो t इनवर्स हो जाएगा, ये समय के इनवर्स के बराबर हो जाएगी। ये सेकंड इनवर्स या टाइम t से व्यक्त करते हैं t इनवर्स। अब बात करते हैं तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तरंग दैर्घ्य ये व्यक्त करता है कि जो ये पॉजिटिव मान है, ये नेगेटिव मान है, ये पॉजिटिव मान, सरंग सरंग या गर्त गर्त। तो ये सरंग पार्ट ले लेते हैं, सरंग फर्स्ट, सरंग सेकंड। ये दो आयाम के अधिकतम बिंदु को मिलाने वाली रेखा को तरंग दैर्घ्य या लैम्डा से व्यक्त करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए कि जब साइन का जो फलन है वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, तब आपको ध्यान से देखना है कि जहां से अधिकतम विस्थापन का आयाम और दूसरे अधिकतम विस्थापन के आयाम के मध्य की जो दूरी है वो तरंग दैर्घ्य दूरी अपन मीटर से व्यक्त करते हैं। या तो पार्ट होता है सरंग सरंग या होता है गर्त गर्त। गर्त होती है नीचे की दूरी और सरंग होती है ऊपर की दूरियां। इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और इनका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो तरंग दैर्घ्य का जब आप व्यक्त करें तो ये कई बार देखते हो आप इस तरह से आता है एंगस्ट्रॉम, तो आप कहते हो 10⁻⁻10 मीटर। तो ये मीटर तो मात्रक हो गया और इसकी विमा हो गई L1। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति क्या है और आपका तरंग दैर्घ्य क्या है। तो एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं, एक बार अच्छे से समझ लो। ये ज्यावक्रीय फलन है, ये साइन का फलन है। साइन 0 का मान 0 होता है, कोस का ऊपर से होता है, कोस का फलन होता है ऐसे। तो साइन 0 का फलन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कह रहा है कि यहां से जब कोई कण और यहां से चलकर टी तक आता है, इस कण में जितना जो समय लगता है उस समय को तो बोलते हैं आवर्तकाल, और इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है और t1 से व्यक्त करते हैं। आवर्ती होती है एक सेकंड में जितने चक्रों की संख्या कंपन बटा समय, जितने समय में जितने कंपन करते हैं उसके अनुपात को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है या सेकंड इनवर्स होता है। तो इसका मतलब आवर्तकाल की विमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो मान है वो व्युत्क्रमानुपाती है। आवर्तकाल का मान ज्यादा होगा, आवर्ती का मान कम होगा, आवर्ती का मान ज्यादा है, आवर्तकाल का मान कम होगा। यह तो हो गई आपकी आवर्ती। अब बात करते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य ये व्यक्त करता है कि जो आपके अधिकतम बिंदु का जो विस्थापन है जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए, तो सरंग पार्ट का अधिकतम बिंदु और दूसरे सरंग पार्ट के अधिकतम बिंदु के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है और कई बार संख्या दी होती है तरंग दैर्घ्य, वो या तो एंगस्ट्रॉम में दी होती है या मीटर में दी होती है। तो ये दूरी की बराबर मात्रक है तो इसका मात्रक होगा मीटर और ये L1 से व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं दक्षता। दक्षता एक विमाहीन राशि है बच्चों। ये आप चैप्टर जब पढ़ोगे ना थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी, उससे संबंधित है। तो यह भी क्या है, विमाहीन राशि है। निर्गत दक्षतांक कुल दक्षतांक जैसे दोनों का मान कट जाते हैं तो यह विमाहीन है और यह मात्रकीन राशि है। तो दक्षांक हुई, आपकी विकृति हुई, अपरोतांक हुई, जो विमाहीन है उसके बारे में मैं एक दिन समझा दूंगा आपको अच्छे से कि कौन कौन सी राशि है जो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। इससे डिस्कस करते। आज तो इतना ही समझे कि दक्षांक का जो सूत्र है वो विमाहीन राशि है, इसकी कोई मात्रक कोई विमा नहीं होती। अब बात करते हैं पृष्ठ ऊर्जा 8 नंबर पे। तो बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटाने के बाद 8वें नंबर बिंदु पे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, देखो बच्चों बिंदु नंबर बात करते हैं 8 में क्या दिया गया है, पृष्ठ ऊर्जा।
इसका जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा बट्टा क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती हैं। गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उसमें कार्य के मात्रक में भी जूल हो जाती है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल हो जाता है। तो आप इसकी क्या लिख सकते हो, जूल बट्टा मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया जूल इंटू मीटर का स्क्वायर। ये तो आपका हो गया मात्रक। जब आप इसकी विमा निकालते हैं तो जूल की जब विमा निकालते हैं वो तो होता है बल गुणा दूरी, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो m1 l की घात 2 t की घात -2। यह तो आपकी हो गई ऊर्जा की विमा, और नीचे है l की घात 2, ये विमा हो गई आपकी मीटर की स्क्वायर। तो कंप्लीट विमा हो जाएगी m1 l0 t की पावर -2। यह आपकी विमा हो गई पृष्ठ ऊर्जा की। देखो बच्चों, ये विमा मैं इसलिए करा रहा हूं कि ये टॉपिक है, ये अलग अलग है। अब ये जो अलग अलग टॉपिक हैं ये चैप्टर से संबंधित आएंगे तभी ये समझ में आएंगे, आज नहीं समझ में आएंगे कि ये ड्राइव कैसे हुआ, इसका सूत्र क्या है, कहाँ ये यूज होता है। ये टोटल सारांश में से कुछ मान ले रखे हैं, इनकी विमा निकाल रहे हैं। तो आप विमा के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे इनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं बिंदु नंबर 9। बिंदु नंबर 9 है दाब ऊर्जा। तो इसका जो सूत्र होता है दाब गुणा आयतन, दाब गुणा आयतन। अब बच्चों आपको पता है कि दाब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रेशर बल बट्टा क्षेत्रफल, और आयतन का होता है मीटर की घात क्यूब। तब आप दाब की जब विमा बनाते हैं बल बट्टा क्षेत्रफल और ये हो गया मीटर की घात क्यूब, तो ये हो गया आयतन। तो आयतन की जगह लिख सकते हो आप आयतन कर दीजिए। आगे इसको कन्वर्ट करके बल का तो हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर का स्क्वायर और ये मीटर की घात क्यूब, तो ये कैंसल है, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो जब दाब ऊर्जा की जो विमा है वो ऐसे हो जाएगी m1 l1 t की पावर -2 और दूरी है l1, तो कंप्लीट विमा आ जाएगी m1 l की घात 2 t की घात -2। एज ए जूल की तरह काम करेगी, या कार्य के बराबर या जूल के बराबर। दाब ऊर्जा, दाब गुणा आयतन, यह आपका विमा होगी 9। अब बात करते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। यह चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, यह अणुगति का जो सिद्धांत है काइनेटिक्स एनर्जी, उससे संबंधित यह चैप्टर है कि बोल्ट्जमान नियतांक एक साइंटिस्ट था, उस नियतांक का क्या मान है, क्या मात्रक है। तो बोल्ट्जमान नियतांक को केबी से व्यक्त करते हैं। बिंदु नंबर 10, और केबी को व्यक्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, काइनेटिक्स एनर्जी या तो बोलते हैं गतिज ऊर्जा और बटा ताप। यह टेम्परेचर के चैप्टर में काम में आता है। बोल्ट्जमान नियतांक केबी से व्यक्त करते हैं। अब गतिज ऊर्जा का मात्रक भी आपको पता है जूल होता है, और ताप का मात्रक होता है केल्विन। अब इसकी जब विमा बनाओगे तो डायरेक्ट देख लो m1 l की घात 2 t की पावर -2 और नीचे हो गया k1। अब इस विमा को कंप्लीट जब लिखोगे kb का मान, तो लिखोगे m1 l की घात 2 t की घात -2 और k की घात -1। यह आपकी विमा हो गई बोल्ट्जमान नियतांक, जिसको केबी से व्यक्त करते हैं। ये काइनेटिक्स एनर्जी का डेरिवेशन से लिया गया है। उसका जब चैप्टर पढ़ेंगे उससे बहुत बारीकी से समझेंगे। आपको पहले ये फॉर्मूला के जो सूत्र और इनकी विमा तरीका देखिए। आप धीरे धीरे तरीका सीखना शुरू कर दिया ना, तो ये विमा बनानी आसान हो जाएंगी। अब आप कहोगे सर ये अलग अलग आप डायरेक्ट ले रहे हो, फॉर्मूला ले रहे हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस लेवल पे ले रहा हूँ कि आपको थोड़ी विमा आनी शुरू हो जाए, इसके समझ आ जाए। धीरे धीरे जैसे समझ आएगी, जहाँ भी ये कई वर्ड मिलेंगे तब आपको क्या है इनके माध्यम से बीमा बना सकते हो। तो तरीका पकड़ में आ गया। इस तरह से मैं वीडियोस को लंबा ले रहा हूँ या 2-3 वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को ये बीमा तब तक नहीं समझ में आएगी तब तक इसकी शुरुआत नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है बीमा सीखने के लिए। इस वजह से मैं क्या है डायरेक्टली नाम ले रहा हूँ और उनके सूत्र लिख रहा हूँ, सूत्र के माध्यम से इनके मात्रक और बीमा। तो इससे आपको कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए तो आप आगे बढ़ सकते हो, अपने माध्यम से भी कुछ बीमा निकाल सकते हो। अब बात करते हैं ऊर्जा घनत्व, बिंदु नंबर 11। ऊर्जा घनत्व को देखते हैं क्या है। आप ऊर्जा बट्टा आयतन,
बिंदु नंबर 11, ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा बट्टा आयतन, ये ऊर्जा बट्टा आयतन। अब ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी क्या है, जूल है, और आयतन का मात्रक क्या है, मीटर की घात क्यूब। तो आप लिख सकते हो मीटर की घात क्यूब। जब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप विमा देखिए ऊर्जा घनत्व की, घनत्व है m1 L1 L की घात टी टी की पावर -2। यह तो जूल की विमा हो गई और ये विमा हो गई L की घात 3, तो ये कैंसिल हो गया, एक बचा m1 L की घात -1 टी की घात -2। यह आपकी विमा हो गई ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा बट्टा आयतन। आप ये समझ सकते हो। अब आगे देखिए कोणीय संवेग, बिंदु नंबर 12, कोणीय संवेग, या तो इसको जे से व्यक्त करते हैं या एल से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है mvr, ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो, m तो क्या है, द्रव्यमान है, और v है वेग, r है त्रिज्या या दूरी। तो आप ध्यान से देखिए, L बराबर किग्रा मीटर इंटू सेकेंड इंटू मीटर, तो ये जाएगा किग्रा मीटर की घात का स्क्वायर इंटू सेकेंड, या सेकेंड वैसे लिख दीजिए। अब आप विमा निकाल सकते हो इसकी विमा, L बराबर किग्रा की हो जाएगी m1, मीटर की हो जाएगी L की घात 2 और T की हो जाएगी T1। इस विमा को एक साथ जब कंप्लीट लिखोगे, m1 L की घात 2 T की घात 1, यह आपकी विमा हो गई कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का जो सूत्र है वो mvr, m द्रव्यमान का कोई कण r त्रिज्या पर v वेग से जब गतिशील होता है तो कोणीय संवेग ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगी। ये मूल बिंदु 0 पे m द्रव्यमान का कोई कण है, r त्रिज्या पे है, और जब यह कोई गति करता है v वेग से, तो इस संबंध में क्या है, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है इस तरह की, जिसमें आप अंदर की तरफ बल लगते हो तो सेंट्रलाइजेशन फोर्स बोलते हो, विकेंद्रीय बल। इससे संबंधित ये तब क्लियर होता है आपका कोणीय संवेग। अब बात करते हैं कोणीय वेग और कोणीय आवर्ती। तो अब कोणीय आवर्ती क्या है कि जैसे ही आप गति करते हो तो ओमेगा से व्यक्त करते हो। ये सर्कुलर जो गति होती है मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब कोई सर्कुलर स्पेस पे जब कोई कण, पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट कोण थीटा पे, तो ये तो गया आपका कोण 90 डिग्री, और ये आपका हो जाता है थीटा कोण से मोमेंटम करता है कोई भी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या कोई कण गति करता है, तो उसमें कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती में क्या परिवर्तन आता है। देखिए ध्यान से, मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा सा सीखिए। बिंदु नंबर 13, कोणीय वेग और कोणीय आवर्ती। देखिए कोणीय आवर्ती ओमेगा से व्यक्त करते हैं थीटा इंटू टी, ये लिखते हैं आप। तो थीटा है ये तो हो गया कोण, और टी हो गया समय। अब कोण तो एक विमान राशि है, कोण की कोई विमा नहीं होती है, और समय की मात्रा होता है सेकंड। तो ओमेगा का जो सूत्र है वो हो जाएगा थीटा इंटू सेकेंड, तो यह तो हो जाएगा 1/t, तो t की पावर -1। कंप्लीट जब विमा लिखोगे m0 L0 t की घात -1, ये आपकी विमा हो गई कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग, जिसको ओमेगा से व्यक्त करते हैं। यह जब कोई ओमेगा वेग से घूर्णन करती है इस सर्किल आकार में, जब कोई कण ओमेगा वेग से गति करता है, उसका जो है मान ज्ञात करते हैं। तो कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती का मान है वो होता है कोण बट्टा समय। जितने समय में जितना कोण को तय करती है दूरी, उसी को अपन बोलते हैं कोणीय त्वरण। अब है कोणीय आवर्ती के बाद है कोणीय त्वरण। अब आपने देखा वेग दूरी बटा समय, त्वरण में वेग में परिवर्तन की दर, तो कोणीय त्वरण कोणीय क्या है,
वेग में परिवर्तन की दर, तो आप देखिए कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण जिसको अल्फा से व्यक्त करते हैं, तो इसमें आ जाएगा, ध्यान से देखिए, कोणीय वेग बट्टा समय, तो इसका जो मात्रक आएगा वो आ जाएगा थीटा इंटू टी, और ये हो जाएगा टी, या कैपिटल में लिख दीजिए, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा बराबर थीटा इंटू टी का स्क्वायर। तो इसका ये विमान राशि है, और ये टी की घात 2 हो जाएगा, या टी की पावर -2। जब अल्फा की विमा ज्ञात करते हो m0 L0 टी की पावर -2, यह आपकी विमा हो गई कोणीय त्वरण अल्फा, कई बार पूछ लेते, ये आपकी अल्फा की विमा हुई। अब कोण बटा कोणीय विस्थापन थीटा, कोण ये तो आपको पता ही है विमाहीन राशि है, कोण की कोई विमा नहीं होती है, कोणीय विस्थापन थीटा से व्यक्त करते हैं, तो इसकी कोई विमा नहीं होती है। अगर आप ज्ञात कर सकते हो तो कर सकते हो, देखिए आप ध्यान से, क्योंकि कोण है और कोणीय विस्थापन आपने यहीं से समझ लिया कि ये क्या है, विमाहीन राशि है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L इंटू एल, कैंसल, तो ये हो जाएगा m0 L0 टी की पावर 0। तो ये जो विमाहीन राशि हैं इनसे संबंधित मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो मैं आपको उस चैप्टर में बारे में बताऊंगा कि सदिश राशि में क्या क्या मात्रक आते हैं, अदिश राशि में क्या क्या आते हैं, और कौन से मात्रक हैं जो विमाहीन है, जिनकी विमा नहीं ज्ञात कर सकते, कोई मात्रक नहीं होते। इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो और डाउट्स क्लियर होंगे। उसके बाद थोड़ी सी बीमा पे आप ध्यान दीजिए, और ये आज 15 बीमा है, और बाकी की बीमाएं और देखेंगे, जैसे नेक्स्ट जैसे वीडियो आएंगे उसमें चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें आप, क्योंकि चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा, आपके माध्यम से ग्रोथ करेगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आए कमेंट्स के माध्यम में डालिए, और जो भी कमेंट्स आएंगे हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। अब धीरे धीरे आप मार्केट ओपन हो गया है, कंपटीशन आने वाली हैं, रीट की भी भर्ती आ चुकी हैं, धीरे धीरे भर्तियाँ निकलेंगी। तो आपको ये ना हो कि लॉकडाउन का पूरा फायदा ना उठा पाएँ, फायदा उठाकर आपको चलना है, तैयारी करनी है। आपको कोई टीचर कहे या नहीं कहे, घर पे बैठकर सिंसियर बच्चे अपने आप एम बना के, उद्देश्य बना के आगे बढ़ना है। कोई नहीं कहेगा लॉकडाउन में। गार्जियन आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, वो आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा। अभी से आप लग जाओ तो आगे का फ्यूचर आपके लिए सेफ रहेगा, और प्रैक्टिस करते जाए। ये ज़रूरी नहीं है किताबी ज्ञान पढ़े, जो भी आपकी रुचि लगती है, जिस जैसा भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति जो भी आपकी मेहनत है वो करते जाइए, और ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाओगे। ये मेरा आपका विचार है। इसी बात को मैं कंप्लीट करके और आपको थैंक यू कहता हूँ। आगे से पढ़ते रहिए।